Good morning, everyone. Welcome to today's session. In this session, we will start a new topic, Unit 7, Test, Measurement and Evaluation. In routine language, test, measurement, evaluation looks like the same. It looks like a synonyms of each word, but there is a quite difference between test, measurement and evaluation. So let's start with test. Test is a presentation of a situation or a series of situations in which we obtain or bring out the responses or answers from the subject. Right? The answers and reactions are liable from the side of subject. So definition of test is a tool to evaluate the skill, technique of the learner. It may be individual or it may be in a group. So test is a tool to evaluate the skill and learning capacity of an individual. Second is measurement. Measurement is used to convert the data from the test in the form of quantitative or in the form of numericals. राइट आप फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दिया एग्जाम दिया आपने 100 मार्क्स का, तो टेस्ट आपने ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव था, एमसीक्यू थे, ट्रू फॉल्स थे, किसी भी फॉर्म में उसमें क्वेश्चन थे, तो आपने वो टेस्ट दिया, उसके टेस्ट के करने के बाद क्या है, उस टेस्ट की मेजरमेंट रिक्वायर्ड है. अगर टेस्ट की मेजरमेंट नहीं है तो एक टाइम आएगा जब टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. जब हमें पता है कि टेस्ट होना है बट हम पास हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जो सब्जेक्ट है वो लर्निंग बंद कर देगा, धीरे धीरे वो सीखना बंद कर देगा कि हाँ इस टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी. तो मेजरमेंट एड इम्पोर्टेंस टू द टेस्ट. थर्ड इज इवेल्युएशन. इवेल्युएशन इज अ हेल्पिंग हैंड और help us to make a decision for the ranking or grade of an individual or for the group. So test, measurement and evaluation are different terms in the sports. First, test, series of situation, measurement, converting the data in quantitative form or in numerical form, evaluation, ranking of the person, ranking of the sportsman or a student. Now we will discuss about the इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में इन तीनों टर्म्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट इज फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस. इट्स अ कॉमन इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. इफ यू वांट टू नो आवर प्रोग्रेस, देन व्हाट विल डू, वी यूज टू गिव अ टेस्ट, मॉक टेस्ट, टाइम बाउंडेड टेस्ट, क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट. सो आफ्टर अटेनिंग टेस्ट we come to know about our progress कि हमने इस टॉपिक में इतना लर्न किया है. स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में आपने आज डिफेंस की एक टेक्निक सीखी, तो उसके बेस पे टेस्ट होगा, उसके एक गेम आपको मिलेगी, मॉक गेम मिलेगी, उसमें आपको वही टेक्निक यूज़ करनी है. किस सिचुएशन में आप उस गेम को, उस स्किल को, उस टेक्निक कितना यूज़ कर पाते हो, दैट इज़ योर टेस्ट. हमने इस सिचुएशन में इस टेक्निक को इस सिचुएशन में इतने टाइम यूज़ कर लिया परफेक्टली. तो इससे हमें क्या, इससे हमें अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है कि हाँ हम इतना कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज इन एथलेटिक्स, देयर आर टाइम बाउंडेड रेसेस. इफ यू वांट टू win a medal, gold medal in a state, then you have to cover 100 meter in 10 seconds, 11 seconds. It's a quantity form we have target, so we have to run at least below 11 seconds. Right? This is the direct method to know the progress of individual. Take test. Right? Next is for the preparation of effective planning. Effective planning क्या होती है? Effective planning क्या है कि टारगेट है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरह का शेड्यूल बनेगा, किस तरह का वर्कआउट आपको दिया जाएगा, किस तरह की आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, वीक में कितने दिन आपका वर्किंग रहेगा, कितना आपका रेस्ट रहेगा, क्या डाइट रहेगी. ये क्या होगा जब टेस्ट आपके सामने होंगे. फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आपने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है तो आपको लेस देन 10 सेकेंड यू हैव टू कवर 100 मीटर. तो उस 10 सेकेंड को टाइम को अटेन करने के लिए जो प्लानिंग बनेगी, 10 सेकेंड के लिए इतना वर्कआउट होता है, मॉर्निंग में इतने रेपिटेशंस लगेंगे, इवनिंग में इतने रेपिटेशंस लगेंगे, आज लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ेंगे, आज एक्सरसाइज होगी, आज वेट ट्रेनिंग होगी. तो ये प्लानिंग कब होगी, जब हमारे पास टेस्ट होगा कि हाँ इस टेस्ट के हमें क्लियर करना है, तो हमें ये ऑब्स्टेकल्स, ये हर्डल्स, ये क्लियर करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा अचीव हो जाएगा. नेक्स्ट इज
फॉर नोइंग द एबिलिटी एंड कैपेसिटी, राइट। एबिलिटी एंड कैपेसिटी को टेस्ट करने का जनरली स्टूडेंट का फिनोमेना क्या होता है कि सर ये चैप्टर मुझे आता है, ये टॉपिक मुझे आता है, हम भी ऐसे ही करते थे, ये टॉपिक हमें आता है, कर लेंगे सर। लेकिन आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन टेस्ट जब मार्क्स आते हैं तो हमें रियल सिचुएशन बनती है कि हाँ इस टॉपिक से हमें इतना आता है। तो दैट इज अ एबिलिटी एंड कैपेसिटी। सो वी हैव टू पार्टिसिपेट इन टेस्ट। हमें टेस्ट को ओवरकम नहीं करना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, टेस्ट होता है, उस दिन क्लास से वो अपसेंट हो जाते हैं, तो वो अपने लिए ही प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं। वो अपनी एबिलिटी को और कैपेसिटी को नहीं जान पाएंगे तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगी कि हम कितना कर सकते हैं। एक हाइपोथेटिकली कि माइंड में यहाँ से आता है, फाइनल एग्जाम देना ही पड़ता है और फिर वहाँ मार्क्स वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेशन। इट्स अ वेरी गुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कवरिंग द नीड्स ऑफ एन इम्पॉर्टेंट। जनरली मैं आपके क्लास एग्जाम्पल देता हूँ, मैथ्स का आपका एग्जाम होता है तो किसी के पास स्केल नहीं होता, किसी के पास कंपास नहीं होती, किसी के पास इरेजर नहीं होता। ये कौन से बच्चे होते हैं जो घर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं कि आज मेरा मैथ्स का एग्जाम है तो कंपास मुझे रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कंपास नहीं होती है, पर घर में होती है। तो आफ्टर पार्टिसिपेटिंग रेगुलर टेस्ट वी कम टू नो द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स कि हाँ हम उस जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये चीज़ चाहिए, ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। मैथ्स के पेपर में ज्योमेट्री चाहिए ही चाहिए, बट स्टूडेंट्स नहीं लेके आते। क्लियर कर रिफ्लेक्स एक्शन है, वो रिएक्शन है कि बच्चा घर में प्रैक्टिस नहीं की उसने टॉपिक की, उसको पता ही नहीं था कि उसको स्केल रिक्वायर्ड था या नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हाफ ईयरली हुआ आपका सितंबर में, आप नहीं लेके आए। अब हाफ ईयरली में आपको ये कन्फर्म हुआ है कि जब नेक्स्ट प्री बोर्ड होगा आपका या नेक्स्ट यूनिट टेस्ट होगा वहाँ पे ज्योमेट्री चाहिए, आप तब भी नहीं लेके आ रहे, तो इसका मतलब कि आप इस सब्जेक्ट के टच में है ही नहीं। ठीक है ना। तो आफ्टर पार्टिसिपेटिंग रेगुलर पार्टिसिपेटिंग वी कम टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेंट के में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। अब फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, स्टड्स हम लेके नहीं जा रहे हैं, बताओ क्या रिएक्शन होगा आपका। सर इसका कभी फुटबॉल देखी भी नहीं है, खेलते रहे किसी को, ये खुद तो क्या खेला होगा, है ना। तो आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन टेस्ट हमें अपनी ज़रूरतों के बारे में पता लगता है कि हमें क्या क्या समय वहाँ पे चाहिए होगा, क्या समय हमें वहाँ पे नहीं चाहिए। और मोटिवेशन क्या होगा। मोटिवेशन है एक्सटर्नल स्टिमुलस विच हेल्प अस टू कीप कंटिन्यू आवर वर्क। मोटिवेशन एक ऐसा स्टिमुलस है जो हमें काम करने के लिए, काम को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपको रेगुलर अप्रिशिएशन मिलता रहता है तो आप काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आपकी यूनिफॉर्म बहुत साफ सुथरी है, किसी टीचर ने बोल दिया कि आज यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है, तो बिलीव मी वो स्टूडेंट एटलीस्ट वीक टू वीक उस यूनिफॉर्म को मेंटेन रखेगा। फिर कोई नेक्स्ट टीचर उसको हाईलाइट करते हैं कि हाँ अच्छा लग रही हो आप। तो ये क्या, ये वर्बल मोटिवेशन है। तो जब टेस्ट आपके पास होगा, कई बार हम कहते हैं ना जनरली नेगेटिव रूटीन में होता है, मैंने कोई टॉपिक प्रिपेयर भी नहीं किया था फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए, तो वो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और करना है। और पॉजिटिव भी होता है, जो बच्चा बहुत पढ़ के आया मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसको मोटिवेट है कि इसमें और काम करने की रिक्वायरमेंट है अभी, तो इट हेल्प अस एज ए मोटिवेशन। Next is for the classification of sports person. It's a very important point in this topic. Classification of sportsmen. Generally क्या होता है, ये वर्ल्ड वाइड है, नॉट इन इंडिया। एक बच्चा ग्राउंड में एंटर करता है, किसी भी स्टेडियम में एंटर करता है, एक कोने में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, एक कोने में फुटबॉल खेली जा रही है, एक में क्रिकेट खेली जा रही है, एक में कहीं बैडमिंटन खेली जा रही है। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन के अकॉर्डिंग उस गेम में चला जाता है, उस गेम में वो टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करता है, मेहनत करता है, धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी आती है। लेकिन आफ्टर गेटिंग टेस्ट समटाइम्स इट मे बी इन्वेस्टिंग इन रॉन्ग गेम। एक 6 फीट का पर्सन अगर खो खो खेल रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, वो नेशनल प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन सकता है, बन सकता है, बट अगर 6 फीट का प्लेयर बास्केटबॉल में खेले तो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी कम हो जाएगी और टाइम बचेगा, वो जल्दी इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएगा। इसका रिवर्स में क्या है, 5 फीट का प्लेयर है, 4 फीट का, 5 फीट का प्लेयर है, अगर वो बास्केटबॉल में इन्वेस्ट कर रहा है तो वेस्ट ऑफ टाइम है। एफर्ट्स की बात नहीं यहाँ पे हो रही, यहाँ पे बात हो रही क्लासिफिकेशन की। तो वो कब होगा, जब वो टेस्ट देगा, जब वो हमारा फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेलना चाह रहा है 5 फीट का प्लेयर, जब वो बास्केटबॉल एज ए मैच खेलेगा तो वो समझ में आएगा कि वो इतनी जंप नहीं ले पाएगा कि वो नेट तक पहुँच सके। लेकिन उसको अगर टेस्ट खो खो में करा देंगे तो टेस्ट उसको लगेगा कि हाँ मैं खेल सकता हूँ, तो क्लासिफिकेशन ईजी हो जाएगी और बच्चे के लिए जो टाइम बचेगा वो बहुत ईजी होगा काम करना। 99% इंडिया में बच्चे जो होते हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं, वो इंटरेस्ट बेस्ड खेलते हैं, वो अपनी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल
एफर्ट्स को चेक ही नहीं करते। नेक्स्ट है फॉर नोइंग द अचीवमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर पॉइंट है फॉर नोइंग द फ्यूचर अचीवमेंट ऑफ फ्यूचर। आपने यूनिट टेस्ट दिया, आपने प्री बोर्ड दिया, प्री बोर्ड में आपके मार्क्स आए, मान लो आपके 90% मार्क्स आए, तो ये श्योर हो गया कि अब इस पेपर पे इतने सिलेबस के ऊपर, अगर बोर्ड में होता है मे बी 85 एंड 95 इसके बीच में हो जाएगा, तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा पर्सन जो है वो क्विटर नहीं होगा और वो डीमोरलाइज नहीं होगा आफ्टर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि उसके पास पहले एक बेंच मार्क था कि हाँ ये स्टूडेंट 90% मार्क्स सिलेबस में लिए थे। प्री बोर्ड आपका कब होता है? जनवरी के एंड में हो जाता है, ओवर हो जाते हैं, और फेब के बाद तो फेब में मार्क एग्जाम होते हैं, अदरवाइज मार्च में एग्जाम हो जाते हैं। तो वो बेंच मार्क हो जाता है कि इतने काम करने के लिए मेरे 90% मार्क्स आए, मैं दिन में 8 आवर्स बैठ के पढ़ता था, अब मुझे ऊपर जाना है तो मुझे टाइम करना पड़ेगा और 10 आवर्स जाना पड़ेगा। तो नोइंग द रिजल्ट हेल्प अस टू मेंटेन आवर लेवल। नेक्स्ट इज फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर रिसर्च क्या होता है? रिसर्च कंसिस्ट टू वर्ड री प्लस सर्च। सर्च जो पहले हो चुका है, मान लीजिए फैन था, पहले फैन सर्च हो चुका है, उसमें रेगुलेटर ऐड हुआ, ये रिसर्च हो गया। उस रेगुलेटर के साथ फिर अब एसी आ गया, कूलर आ गया, वो उस फैन और रेगुलेटर के भी रिसर्च हो गया। अब एसी है, अब आपके 5 स्टार रेटिंग है एसी है, सेंसर्स लगे हुए हैं उसके अंदर कि आप कमरे में हैं तो एसी हो जाएगा, अगर कमरे में कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग नहीं है तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये रिसर्च है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? अननोन एफर्ट्स कि हाँ ऐसा करके देखते हैं। जनरली आपको सुना होगा जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि सब्जेक्ट में, आपकी क्लास के 12th जो आपके टॉपर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर आपके मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैथ का टाइम कम कर दो, जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, बैलेंस हो जाएगा। ये क्या? ये कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है? जनरली आप स्टार्टिंग सुनते आ रहे हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन पहले करें जो सबसे अच्छे आपको आते हैं, ये रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो टेस्ट जब हम लेंगे तो टेस्ट को करने से हमें काम पता लगेगा कि इस काम को कैसे किया जाता है। अब मैथ्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स हमारे पास है। अब एक सामने सुना होगा लाइफ में कितना ट्रेंड भी आजकल, कोई ऐसा बच्चा नहीं है अप टू 5th क्लास जिसने अबेकस ज्वाइन ना किया। व्हाट इज दिस? इज रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, कि बच्चे का वहाँ इन्वेंट किया जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, उसका ब्रेन एक्टिव रहेगा। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। Next we will continue in next session. Till then, have a nice day. Thank you.